सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हम पाकिस्तान से ऑलरेडी एक युद्ध लड़ चुके थे। ऐसे हालातों में शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने नारा क्या दिया? जय जवान जय किसान। और वो किस लिए नारा दिया? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत दो चीज़ों की, जैसे मैंने कहा, जब वो प्रधानमंत्री बने तो चुनौती थी, एक तो खाने की और दूसरी हमारी सीमाओं की। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उस समय सेना के बने थे, जैसा कि वहाँ बार बार ऐसा ही चल रहा था, कभी कौन, और वो पूरी तरीके से पाकिस्तान, एक तरफ भारत गुटनिरपेक्ष था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका का उपनिवेश बन चुका था। वो पूरी तरह से अमेरिका की गुलामी में था और उसने, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी काफ़ी दिए। और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब थे, वो बड़े लंबे चौड़े आदमी थे। अपने तिवारी जी हैं क्या? कहाँ हैं तिवारी जी? अब कोई छोटा आदमी आपके सामने खड़ा कर लो, और कोई जिसका कद छोटा हो, मेरे जैसा आदमी आपके बराबर में खड़ा हो जाए, ऐसा। हाँ, तो खैर सुनो, बैठो। तो जो अयूब थे, वो, उनका कद बहुत लंबा चौड़ा और वो हेल्दी इंसान थे, वैसे दिखते थे, बहुत जबरदस्त। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कितना था? 5.5 फीट का, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो वो मजाक उड़ाते थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, वो मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि नेहरू के बाद वैसे भी उनको लगता था भारत बहुत कमज़ोर हो गया है और अब तो उनका जो प्रधानमंत्री है वो भी इतना सा ही है, ना दिखने का ना बोलने का। उनकी आवाज़ भी बहुत पतली थी, तो उसको वो लगा कि कमज़ोर नेतृत्व है और पाकिस्तान ने हमें बहुत मदद की है, तो उन्होंने भारत पर हमला 1965 में किया। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हथियार उनको दिया था, जिसका नाम था, एक टैंक था जिसका नाम कोई जानता है? पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक उस जमाने में ऐसा था कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और आप लोगों में से बॉर्डर मूवी कितने लोगों ने देखी है? देखिए सबने, संदेश से आते हैं। हाँ। तो जो लोंगोवाला पोस्ट उसमें दिखाई है, उस पर दिखा रहे ना कि भारत के जवान कम और उस तरफ से सिर्फ टैंकों की बहुत बड़ी रेजिमेंट आती है। तो वो टैंक्स पूरे हमारी पश्चिमी सीमाओं पर, राजस्थान से लेकर नीचे कच्छ गुजरात तक, एक बड़ा हमला पाकिस्तान करता है। और जैसा उसमें डायलॉग सुना होगा कि हम ब्रेकफास्ट जैसलमेर में करेंगे, लंच हम जोधपुर में करेंगे और डिनर हम दिल्ली में करेंगे, एकदम वही। इतना बड़ा हमला हुआ और भारत की फौजों ने मुकाबला किया। और एक मेंशन मैं उसमें नाम ज़रूर करना चाहता हूँ, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, जो खुद एक गनर थे। उस समय हमारे पास सिंगल बैरल वो गन हुआ करती, जीप पर लगने वाली, तो वो एक फायर करती और फिर वो दोबारा, उसको बहुत टाइम लगता ठंडा होने में बैरल को। तो टैंक्स नज़दीक आए तो उन्होंने लैंड माइन ली और खुद ही टैंक के और टैंक उड़ा दिया। तो टैंक जब टूटा, पैटर्न टैंक, उसके साथ पाकिस्तान के हौसले भी टूटे। जिसको लगता था कि वो टैंक टूट ही नहीं सकता, जब वो टूट गया तो उनके हौसले भी टूटे। ये एक घटना है, पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं। और पाकिस्तान को उस युद्ध में हारना पड़ा। और जिस प्रधानमंत्री को कमज़ोर मानता था अयूब, उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने लाहौर तक पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ हमारे देश में खाने की बहुत कमी थी।
उन्होंने बहुत प्रयास किए और उन्होंने कहा कि इस देश में 1 इंच भी सिंचित भूमि बिना खेती के रहनी नहीं चाहिए। और खुद उदाहरण क्या पेश किया, प्रधानमंत्री के घर में जो लॉन है, आप फोटो देखना कभी, उनके दिखते हैं ऐसे कई फोटो, उसमें उन्होंने गेहूं की खेती की। उन्होंने कहा अगर यहाँ भी हो सकती है तो क्यों ना यहाँ खेती की जाए, क्योंकि देश में खाद्यान्नों की कमी थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें 1 दिन का उपवास करना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको खाना मिल सके, दूसरे लोगों को। तो उनके जो बेटे हैं अनिल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार बताया कि मेरे पिता के दिमाग में ये आइडिया तो आया, पर वो देश से कैसे कहें। सबसे पहले उन्होंने मेरी माता से और हमसे पूछा कि क्या आप लोग 1 दिन का उपवास कर सकते हो। तो हमने जब कहा हाँ, तो मेरे पिता ने पूरे देश से कहा कि हमको 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ऐसा उनका शख्सियत थी। और जब ताशकंद समझौते के लिए युद्ध के बाद वो गए रूस, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई हृदय गति रुकने से। और जब उनका शव जहाज़ पर चढ़ाया जा रहा था, उसके बारे में रूस के राष्ट्रपति कहते हैं उस वक्त कि जो दुश्मन बनकर यहाँ आए थे वो आज कैसे जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो सबसे बड़े उनके दुश्मन भी कह लो और उनको बहुत ही नीचा मानते थे, वो उनको कंधा दे रहे थे और उनके शव को जहाज में चढ़ा रहे थे। और उन्होंने कहा कि जितना छोटा दिखता है उससे बड़ा, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा, उससे बड़ा लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व है। तो हम एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखते हैं कि वो कैसा दिखते थे और कैसा बोलते थे। इसमें वीडियो है शास्त्री जी का, चलाना। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। उन्होंने कहा, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की सैनिक शक्ति को हमें बढ़ाना है। इस बात को हमें अपने ध्यान में रखना है पक्के तरीके से, और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े वो भी करने के लिए तैयार रहना। और इसलिए तो एक तरफ तो जैसा मैंने कहा है कि हमें अपने खाने का, भोजन का प्रबंध करना, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और किसानों से मैंने अपील भी किया है, बल्कि नारा भी लगाया, उनको जवानों के बराबरी में रखा है, जय जवान और जय किसान। तो ये जो नारा दिया तो ये ठीक है। आज किसान भी उतने ही अपने ज़मीन पर, आज उसका भी कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारी कम नहीं है। ये लाल बहादुर शास्त्री थे। और उनके जाने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। एक ऐसा देश जहां हजारों साल से महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, उस देश में जो संविधान ऐसा बना, उस देश में हमने नींव ऐसी रखी कि आज़ादी के कुछ साल बाद एक महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। और जब इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा होता है जो शास्त्री जी और नेहरू जी के वक्त में भी चुनौतियां थी। जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो खाद्यान्नों की थी, और दूसरी बड़ी चुनौती थी वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने की थी, क्योंकि हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान था। इस तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था और उस तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, जिससे भारत घिरा हुआ था। तो वो बड़ी चुनौतियां थी। और ऐसे में
इंदिरा जी क्या करती हैं? वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। जो श्वेत और हरित क्रांतियाँ और एक बड़े पैमाने पर ये जब वो हम विदेशों पर निर्भर थे और उन्होंने हमारे स्वाभिमान को, क्योंकि जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो हमारा स्वाभिमान नीचा होता है, और ख़ास तौर पर खाने के लिए हाथ फैलाते हैं तो हमारा कोई स्वाभिमान बचता नहीं है। तो स्वाभिमान को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर, और पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। देश भर में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, और आज दुनिया में कुछ भी हो जाए पर भारत इतना सक्षम है कि उसको कम से कम खाने के लिए आज भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। वो नींव इंदिरा गांधी ने इस देश में रखी। उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को बाहरी खतरे को समाप्त किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक नया देश इस दुनिया में पैदा हुआ। क्या नाम बना? बांग्लादेश। बड़े बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो इतिहास में उनका नाम है, पर अगर किसी ने भूगोल इस दुनिया का बदला है, इतिहास तो बहुतों ने बदला, पर भूगोल अगर किसी ने बदला है तो वो हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बदला, और 2 टुकड़े। और 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण, दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण आज भी है, कि वर्ल्ड बुक में नाम भी है। 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने हथियार रखे, अपने आप को सरेंडर किया। और 1974 में हमने पहला अपना न्यूक्लियर परीक्षण भी किया, पोखरण में, राजस्थान में पोखरण में पहला हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया। नेक्स्ट। उसके साथ साथ क्या चुनौती थी? स्वतंत्रता तो आ गई, पर सबको उसका फल मिले, ना कि कुछ लोगों तक सीमित रह जाए। कल भी हमने चर्चा की बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, हुई थी चर्चा कल। वो बता रहे थे कि सिर्फ बैंकों में अमीरों का ही दखलंदाजी थी, उद्योगों को वो 64% कुछ ऋण देते और किसानों को 2% देते, कुछ नहीं था। तो अगर बराबरी लानी है तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण रातों रात किया। राष्ट्रीय संपत्ति और संपदा पर दावा किया, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स और 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने चलाए, जिसमें अनेक सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चले थे। नेक्स्ट। बहुत सारे काम हैं, थोड़ा डिटेल में जो मैंने अभी कहा आपसे शुरू से ही, कि हम सिर्फ आपको आउटलाइंस बता सकते हैं, बट आप लोग ज़रूर ये जानकारी रखकर पढ़ना कि हमने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या क्या काम किए। और फिर एक और सवाल जब इंदिरा जी की बात करते हैं तो आता है आपातकाल का। आता है नहीं आता है? और आपको हमेशा वो अंगुली दिखाते हैं दूसरे लोग, आप आपातकाल लेकर आए थे, पर वो क्या हालात थे, थोड़ा हमको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। संसद ने आपातकाल की घोषणा की क्योंकि असंतोष, हड़ताल, बागी, विदेशों की आर्थिक मदद से पैदा हुआ विद्रोह था। गुजरात और बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपना काम करना बंद कर दिया था। देश में आंतरिक तौर पर अशांति का माहौल था। गुजरात में एक आंदोलन चला जिसका नाम था नवनिर्माण। किसका आंदोलन था? छात्रों का आंदोलन था। अब आप समझना कि मतलब किस लेवल के प्रोटेस्ट उठते थे मुद्दों को लेकर, आज मुद्दे कितने गौण हुए। मैं एक उदाहरण बताता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस में, हॉस्टल की मेस में डाइट के पैसे बढ़ गए। कितने लोग हॉस्टलों में रहे यहां पर? आप रहे हो। तो डाइट के पैसे बढ़ते हैं कभी कभी। डाइट के पैसे बढ़े क्योंकि दालें महंगी हुई। उस हॉस्टल में उस मूल्य वृद्धि के खिलाफ बात उठनी शुरू हुई, हॉस्टल में, मेस से।
और धीरे धीरे वो गुजरात के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पहुंची और आम जो छात्र था गुजरात का उतना बड़ा आंदोलन बना। और फिर उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भी मदद ली उन्होंने, और इतने भयंकर तरीके से कि कांग्रेस के नेताओं को रोकना, उनके ऊपर पत्थर मारना, वो विधानसभा नहीं जा सकते, वो ऑफिस नहीं जा सकते, ये हालात गुजरात में पैदा हो गए अराजकता का, जो हॉस्टल की मैस से निकला। अब आप ये भी सोच लेना कि रोज यहाँ कितनी महंगाई होती है और हम कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं। खैर, और उस आंदोलन में उनकी मांग हुई, जब बात हुई, इंदिरा जी ने बात की, क्योंकि हमने हमारी नीतियों में भी पढ़ा कि हम सहमति से बदलाव चाहते हैं, हम नहीं चाहते अराजकता हो। इंदिरा जी ने बुलाया, बात की, तो उनका मांग थी कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदल दिया जाए। उस समय मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। तो इंदिरा जी ने बदल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तो आंदोलन शांत होना चाहिए। गुजरात में बदला तो जयप्रकाश नारायण की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने बिहार में वैसा ही आंदोलन खड़ा किया। और वहाँ के, मैं नाम भूल गया, उनका मुख्यमंत्री उस समय मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की उन्होंने मांग की। और वैसा ही अराजकता का माहौल बिहार में भी हुआ और हमारे एक जो मंत्री थे, रेल मंत्री, क्या नाम था उनका, उनकी हत्या भी हुई। मिश्र, क्या नाम था उनका, जगन्नाथ मिश्र, जो रेल मंत्री थे, हाँ, तो उनके बोगी में बम लगा दिया गया और उनकी हत्या हुई उसी दौरान में। तो इस तरह का माहौल देश में बना। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है कि जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ी रैली की और उसमें पुलिस और सेना से भी बगावत का आह्वान उन्होंने किया। साथ में क्या होता है, कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को तकनीकी आधार पर खारिज किया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको ही कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। और तब संवैधानिक संस्थाएं जब गिरने लगी, फिल्में किसी समाज का आईना होती हैं, वो आज हमने देखा। देख रहे हैं ना कश्मीर फाइल में कि आज नफरत का माहौल है तो और नफरत बनाने की माहौल बनाती हैं फिल्में। वैसे ही पुरानी फिल्में किसी ने देखी, तिरंगा वगैरह किसी ने, उसमें क्या होता है, केंडा स्वामी होता है, हाँ होता है, और वो कहता है कि ऐसा मिसाइल निकलेगी और हम पूरा भारत को तबाह कर देंगे, गिरा देंगे, वो विदेशों से मदद लेके। वो फिल्में उस जमाने की सच्चाई पर हैं, वो फिल्में सच्चाई पर, उस देश में माहौल ऐसा था कि हमारी सीमाओं पर आसपास भारत को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही थी। इन हालातों में जब बाहर भी अस्थिरता का माहौल है, दुनिया भारत को कमजोर करना चाहती है, आंतरिक तौर पर ऐसे हालात हैं, उन हालातों में इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उसमें प्रस्ताव पारित किया आपातकाल का, और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संवैधानिक तौर पर इस देश में आपातकाल की घोषणा होती है। जब आपातकाल लग गया तो मालिक बन गई, उनको वो जब मर्जी, जितने दिन मर्जी वो प्रधानमंत्री या मालिक रह सकती थी। पर उन्होंने 2.5 साल बाद आपातकाल को हटा लिया। आपातकाल हट गया, दोबारा आम चुनाव होता है और इस देश में पहली बार गैर कांग्रेसी मिली जुली सरकार बनती है। क्योंकि कांग्रेस इतने बुरे तरीके से हारती है कि पूरे उत्तर भारत में तो एक भी सीट आती नहीं है, सिर्फ एक नागौर राजस्थान की एक सीट, जहाँ पर नाथुराम मिर्धा चुनाव लड़ते थे, एक सीट पूरे उत्तर भारत में आई, बाकी हम सारी सीट हार गई। इंदिरा गांधी खुद भी अपना चुनाव हार गई और एक मिली जुली सरकार बनी। और प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी भाई देसाई इस देश में प्रधानमंत्री बने। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो जो आज वेंडेटा पॉलिटिक्स होती है, आज जैसे शत्रुता की राजनीति होती है, वो उस वक्त भी चरम पर थी। इंदिरा गांधी को हर दिन कोर्ट में जाना पड़ता था, उनके खिलाफ इतने मुकदमे उन्होंने लगाए।
हर दिन उनको कोर्ट में जाना पड़ता था। उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने कजन ब्रदर को कि मुझे हर दिन कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आज मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने वकीलों की फीस दे सकती हूँ। अब अंदाज़ा लगाओ कि जो खुद प्रधानमंत्री थी, जिनके पिता प्रधानमंत्री थे, और वो पिता जिसको लोग कहते हैं कि वो आनंद भवन के 5 दरवाजों 5 गाड़ियां रहती थी, मतलब कहते हैं लोग ऐसा, पर उनकी ऐसी हालत। क्योंकि शायद आपको भी पता होना चाहिए कि नेहरू के पास भी, वो अमीर तो उनके पिता थे, पर नेहरू के पास फिर कोई खुद की संपत्ति नहीं बची थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी बहनों की शादी की थी तो उनको अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे। कहाँ गई उनकी संपत्ति? पंडित नेहरू वकालत नहीं कर पाए तो काम कुछ हुआ नहीं। और चूंकि जब भी आपको कोई सजा सुनाई जाती है, कानून न्यायपालिका सजा सुनाती है, तो वो जेल के साथ आपको जुर्माना भी लगाती है। तो पंडित नेहरू हमेशा कहते थे, भाई तुम मुझे जेल में तो ठोक सकते हो, पर जुर्माना तो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, चलो नहीं देता क्या करोगे, क्योंकि विरोध था। और जब जुर्माना वो नहीं देते तो अंग्रेज जाते और उनके आनंद भवन में जितना उनका सामान था, जितना पूंजी, कोई जितना कुछ था, सब कुछ सरकार ने जब्त कर लिया था। तो नेहरू के पास कुछ भी अपना नहीं था। बाद में जो उनकी किताबें आई, उनकी रॉयल्टी आई, उनसे उनका काम चलने लगा। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को पाला, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा रखी। तो इंदिरा जी ने की हालात ये हुई। दूसरा, उनको हर दिन लगता था कि उनके बेटे, क्या नाम था उनके बेटे का? राजीव गांधी और संजय गांधी। तो राजीव गांधी राजनीति में एक्टिव नहीं थे, संजय गांधी एक्टिव थे। उनको लगता था कि मेरे बेटे संजय को ये लोग कभी भी मरवा सकते हैं। तो उनको पूरी तरह से उनको तोड़ने की कोशिशें की गई और इंदिरा गांधी आखिरकार इतना कमज़ोर भी हो गई कि उन्होंने अपनी दोस्त पुपुल जैकर, उनकी दोस्त थी, हर वक्त उनके साथ रहती थी, उनको कहा कि आप मोरारजी भाई को जाकर कहो कि इंदिरा राजनीति छोड़ देगी, आप भी ये उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई बंद कर दीजिए। इतना इंदिरा गांधी कमज़ोर हो गई, टूट गई। पुपुल जैकर गई और उन्होंने मोरारजी भाई से कहा कि इंदिरा ने राजनीति छोड़ दी, अब आप भी ये सब बंद कर दीजिए। वो तो खुश हो गए, बढ़िया हुआ, अब तो परमानेंट अपना काम है। और उस समय चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की, चरण सिंह जी ने। तो चरण सिंह जी से बात हुई और उन्होंने कहा ठीक है, चलो कोई मुकदमे लेते हैं वापस, और बातें ऐसी हो गई। पर उसी वक्त देश में एक बहुत बड़ी घटना घटती है बिहार में। एक तरफ इंदिरा राजनीति छोड़ चुकी है, कमज़ोर हो गई, दूसरी तरफ बिहार के बेलची में दलितों के पूरे गांव को जला दिया गया और बहुत सारे दलितों की हत्या कर दी गई। जब ये खबर मिलती है तो जो इंदिरा गांधी की राजनीति छोड़ चुकी, पर अगर देश ने बुलाया तो वो रुक नहीं सकती थी। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, एक हाथी पर बैठी हैं इंदिरा जी। वो बिहार में गई बेलची में, तो मानसून का वक्त था, बेलची जाने के बीच में एक नदी थी छोटी, बरसाती, पानी पूरा था। ट्रैक्टर से जाने की कोशिश की गई, नहीं जा सकते। तो लोगों ने कहा आपको 1-2 दिन इंतज़ार करना चाहिए जब तक पानी कम नहीं हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, मैं रुक नहीं सकती हूँ, उस तरफ लोग इतने परेशान हैं, तो कैसे जा सकते हैं? तो लोगों ने कहा हाथी पर जा सकते हैं, पर वो भी रिस्क है। कोई बात नहीं, देखेंगे। उन्होंने हाथी मंगवाया और हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी बेलची गई, दलितों के उस दुख में उनके साथ खड़ी रही। पूरे देश ने देखा कि आज भी कहीं दर्द है, कहीं भारत को तकलीफ है, तो सिर्फ इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी। और वो दिन था, दोबारा
अपने अंतर विरोधों और कलहों के कारण, क्योंकि जो मिलीजुली सरकार में सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, चरण सिंह भी बनना चाहते थे और सब चीज़ें बाद में कई चीज़ें हुई नाटक उसमें, आखिरकार वो सरकार गिर गई और 1980 में फिर से आम चुनाव होता है और उन आम चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस एक तरफा इस देश में जीत कर आती है और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। हमेशा उनका जो रास्ता सत्य की तरफ था उन्होंने जारी रखा और वो अपने काम में हमेशा लगी रही, कभी देश हित से ऊपर किसी को सोचा नहीं और देश की सेवा करते करते ही आखिर में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और ये जानते हुए क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पल पल की खबर होती है, कोई सांस भी लेता है तो पता चलता है, और अभी वाले तो पूरे दूरबीन लगा कर ही रहते हैं। ये जानते हुए कि आपके सिख बॉडीगार्ड आपको मार सकते हैं, ये उनको पता था इंदिरा गांधी को, पर ये जानते हुए भी उनको क्यों नहीं हटाया? सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है और वो किसी को अपनी धर्म और जाति की वजह से अपने से दूर करती है तो उसको देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा ये सिखाता है हमको। कांग्रेस की विचारधारा ये सिखाती है कि हम किसी भी कीमत पर किसी से दूर नहीं हो सकते, किसी को दूर नहीं करते। ये जानते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए आखिरकार उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जानते हुए। क्योंकि उनका जो आखिरी भाषण था भुवनेश्वर में, उसमें वो शाम में ये कहती हैं लगभग 5-6 बजे कि जब मेरी जान जाएगी तो मेरे खून की एक एक बूंद भारत को जिंदा करेगी, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनको गोलियों से मार दिया गया। 30 गोली लगी, और डॉक्टर कहते हैं कि उनके घर से एम्स जब तक ले जाया गया तब तक वो जिंदा थी। कितना जीवट था उनमें, वो इंदिरा गांधी। तो एक वीडियो है, हम देखते हैं कि इंदिरा जी कैसी थी और क्या क्या उन्होंने किया। इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए इंदिरा गांधी का नाम दर्ज है, और इतिहास के वो पन्ने चाहकर भी कोई निकाल नहीं सकता। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मां कमला नेहरू की गोद में इंदिरा नेहरू एक प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार में जन्म लिया और बचपन से राजनीति और देश सेवा को अपने जीवन में उतार लिया। महज 12 साल की छोटी सी उम्र में ही भानर सेना का नेतृत्व किया और आजादी की इस मुहिम में अपने पिता के साए तले अपनी शख्सियत को निखारती चली गई। उनकी जिंदगी का हर दिन, हर कदम उन्हें राजनीति में मजबूती देता हुआ गुजर रहा था। राजनीति के साथ साथ जाती जिंदगी भी बखूबी आगे बढ़ रही थी और 1942 में फिरोज गांधी से विवाह हुआ। उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया उनके 2 बेटों राजीव और हाथ मिलाए वो आगे बढ़ती रहीं और 1960 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी।
जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अभी मुल्क को आजाद हुए महज 19 बरस ही हुए थे। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले मुल्क चीन और पाकिस्तान से 2 युद्ध लड़ चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कंधों पर जिम्मेदारियां कम नहीं थीं, लेकिन उनके हौसले उन जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा बुलंद थे। वो फैसले लेने में विश्वास रखती थी। उन्हीं फैसलों में एक था 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइज किया जाना। वहीं दूसरी तरफ देश से गरीबी का नामो निशान मिटाने के लिए निरंतर प्रयास किए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति ने देश को एक अलग दिशा दी। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 1971 में पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जहां पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। और विश्व गवाह है कि 1971 के युद्ध ने दुनिया के नक्शे का भूगोल बदल कर रख दिया। और इसका श्रेय जाता है मजबूत इरादों वाली और आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात इंदिरा गांधी को। और फिर बारी थी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की, जिसके तहत 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया ने हमारी क्षमताओं का लोहा माना और बुद्ध भी मुस्कुराए। और इस वक्त को कौन भूल सकता है जब अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से इंदिरा गांधी से बातचीत की। मॉडर्न लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खासा जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही छाप छोड़ी। Its very existence gives a feeling of assurance that the justice of true causes can be brought fearlessly before the world.
This assembly and the agencies of the United Nations should, in all that they do, sustain those hopes and promote the causes of peace. इंदिरा गांधी के करिश्माई और युगांतरकारी व्यक्तित्व ने न सिर्फ अपने देश के मामलों में छाप छोड़ी, बल्कि विदेशी मामलों में भी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हर क्षेत्र में समान विकास की पद्धति को अपनाते हुए देश के विकास को एक नई दिशा दी, जिसमें कृषि, विज्ञान, खेलकूद शामिल हैं। वो उन महान नेताओं की कतार में शामिल हैं जिन्होंने असाधारण शक्तियों और सूझबूझ से विश्व में देश को एक अलग पहचान दिलाई। यहां तक कि विपक्ष भी इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित था। उनके व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणी करते हुए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। जहां वो देश के लिए ही पूर्ण समर्पित थीं, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी पूरी निष्ठा से कार्य करती थी। उनके हर कार्य का समय निर्धारित होता था और उस दिन भी उनके कदम नई उम्मीदों के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मगर जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, एक भारत को जीवित करेगा। मां तुझे सलाम। शहादत कुछ खत्म नहीं करती, वो महज शुरुआत है। इंदिरा गांधी। तो ये इंदिरा गांधी जी थी और उनके बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने एक युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इंदिरा जी की हत्या के बाद वो उस वक्त बंगाल में थे, वो लौटे और उनकी राजनीति की कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी। और आप लोग जो पढ़ते लिखते हैं, आपने पढ़ा लिखा होगा कि जब एम्स में एक कमरे में इंदिरा जी का शव था, दूसरे कमरे में कांग्रेस के नेता थे और एक छोटे कमरे में मैडम आदरणीय सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी थे जो बात कर रहे थे। और सोनिया जी ने भी कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी माता को मारा है वो लोग आपको भी मार देंगे। और पर देश की ज़रूरत थी, देश के हालात थे, कांग्रेस की ज़रूरत थी और राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत को 21वीं सदी के लिए वो तैयार करते हैं। एक युवा देश खुद को आर्थिक रूप से तैयार करने के लिए खड़ा है। देश पूरी शिद्दत से दुनिया की और नए अवसरों की तलाश में देख रहा है। विभिन्न क्षेत्र खुद को आर्थिक तौर पे तैयार करते हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश था। और हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर उस वक्त जब हम स्कूल में रहे होंगे तो एक ऐसे तो लिखा ही होगा निबंध कि राजीव गांधी के सपनों का 21वीं सदी का भारत। उसके सपने थे बहुत और उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने राजीव गांधी जी ने हमारे देश के युवाओं के सपनों को पंख दिए। मतदान की उम्र कम की, पहले कितनी थी? 21 थी और अभी कितनी? 18। कांग्रेस के लोगों ने मना किया कि आप इस उम्र को कम मत करो, क्योंकि जो पहली बार कम उम्र के लोग वोट देंगे वो सरकार के
खिलाफ वोट करते हैं तो आपको समझना चाहिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कि सिर्फ उसके वोट चाहिए, हम युवाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जब तक देश का ये हमारा महान लोकतंत्र रहेगा, कम से कम युवाओं को याद रखें, नहीं तो हम याद दिलाते रहें कि अगर 18 साल के नौजवान को किसी ने हक दिया वोट का तो वो राजीव गांधी थे। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया, जैसे आज पंचायतें दिख रही हैं, उनका सपना, क्योंकि पंचायतों की स्थापना उनके नाना ने की, पर उनको रिफॉर्म करके और उनको अच्छा करने की सपना जो था वो राजीव गांधी का था। वो संसद में इसका प्रस्ताव भी लेकर आए। भैया हेलो, तुम अभी आए हो, आते ही बात कर रहे हो, कहाँ से आए हो? अभी कल थे? तो फिर पता नहीं है कि सेशन में बात करते हैं नहीं करते। तो वो प्रस्ताव लाए, वो ऊपरी सदन में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में वो प्रस्ताव गिर गया पंचायतों के रिफॉर्म्स का। तो लोग कहते हैं, जिन्होंने उनको देखा, मणिशंकर अय्यर जी ने एक बार बताया, जो पंचायतों के बारे में बहुत गहरी समझ रखते भी हैं मणिशंकर जी, और राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि जो राजीव गांधी अपनी माता की हत्या पर भी इतना दुखी, वो मतलब उनकी आंख में आंसू नहीं दिखे थे, क्योंकि वो अपने आप को मजबूत दिखा रहे थे। जब वो प्रस्ताव पंचायतों का गिरता है तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश के लोगों को शक्ति दी जाए। उन्होंने तकनीकी को गले लगाया, भारत को भविष्य के लिए तैयार किया। आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार क्रांति, ये सब जो भी कंप्यूटर की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस दौर में राजीव जी इस देश में लेकर आए। और राहुल जी कहते हैं कई बार कि अगर इससे ऊपर उनके पिता का सपना देखना है आईटी और इनको लेकर, तो आप ये देखो, जो दुनिया के इस सब को, कंप्यूटरों को चलाने वाले हाथ हैं, अमेरिका जैसे देश में, सिलिकॉन वैली में, जहाँ जो हाथ कंप्यूटर चलाते हैं, बटन दबाते हैं, वो हाथ, अंगुलियाँ हिंदुस्तानी लड़के लड़कियों की है। वो राजीव गांधी की सोच। आर्थिक उदारीकरण, सबसे गरीब आदमी के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करना। कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट प्लान, ये उड़ीसा के इंचार्ज हैं रियाज यहाँ पर, और मुझे भी उनके साथ आदिवासी एरिया में, मैं पिछले कुछ महीनों पहले आया था रांची, और यहाँ से सुंदरगढ़ गया, तो उनमें काम करने का, देखने का मौका मिला। तो कैसा एक आज भी वो लोग मानते हैं, और जो पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए सेपरेट कोई अगर प्लानिंग की बात हुई तो वो राजीव गांधी ने उसकी शुरुआत की। तकनीकी मिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय, और हमारी सीमाओं पर शांति कायम की। पंजाब, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और श्रीलंका के साथ शांति समझौते किए। पंजाब में आतंकवाद था, और उसके लिए जो संत लोंगोवाला थे, उनसे उनको समझौता करने, उस शांति अकॉर्ड पर साइन करने पंजाब जाना था। सब लोगों ने उनको मना किया कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि जिन सिखों ने उनकी माता की हत्या की थी पंजाब में, जो अलगाववादी हैं, वो अभी भी हैं, आतंकवाद ज़्यादा है, आप जाएंगे आपकी जान को खतरा है। पर राजीव जी इससे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, और पंजाब की शांति के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है। वो गए, संत लोंगोवाला से उन्होंने अकॉर्ड साइन किया। सेम ऐसे ही असम में आप देखना, 15 अगस्त को जब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, तो जब प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो उसमें राजीव गांधी कहते हैं लाल किले से कि आज सुबह लगभग 2:45 बजे आसाम के छात्रों से हमारा समझौता हुआ है और वहाँ पर शांति होगी। रात भर काम करते, मतलब वो बताते हैं कि हम कभी रुक नहीं सकते। आसाम में भी ऐसा ही एक आंदोलन चला छात्रों का, जो बांग्लादेशी विस्थापितों के खिलाफ था, और वहाँ पर आतंकवाद और बिल्कुल अशांति थी। इस दौर में वहाँ पर चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी विधानसभा में। पर
उस चुनाव में किसी दूसरी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, सबने बायकॉट किया था। और एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनी, तो और उसके बाद ही अकॉर्ड होता है जो शांति समझौता होता है। तो अब ये देखना, आप समझना इस बात को कि जो हम अपनी विचारधारा में बातें करते हैं वो बातें नहीं हमारे जीवन में कैसे उतरती हैं। तो राजीव गांधी जी ने क्या कहा कि हमें उस हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा देना चाहिए, क्योंकि उसमें दूसरों की कोई भागीदारी नहीं थी। आज तो चुनी हुई सरकारों को गिरा के खुद की सरकार लोग बनाने में लगे हैं, पर उन्होंने कहा हमें अगर शांति चाहिए, क्योंकि शांति के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। मान लो समझौता हो गया और सरकार बनी रहती तो शांति कितने दिन टिकती क्या? नहीं। हमारी सरकार गिरी, दोबारा चुनाव हुआ असम में और कांग्रेस पूरे तरीके से साफ हो गई। वहाँ पर प्रफुल्ल महंत और उनके साथी यूनिवर्सिटी और हॉस्टलों से निकलकर कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया। नए नए छोरे छोरियां जाकर लड़के लड़कियां बन गए। पर फिर जब चुनाव हुआ और लंबे समय तक, अभी पिछले दिनों तक, शायद 2014 तक, 14-15 तक, वहाँ कांग्रेस की ही सरकारें रही और शांति रही। ये राजीव गांधी ने, ये उनकी सोच थी, ये कांग्रेस की सोच है कि हम शांति और इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ, सत्ता बहुत दूर, सत्ता तो छोटी चीज़ है, हमें देश पहले चाहिए। ये हमारी पॉलिसीज। आज भी बहुत सारे लोग हम चिंतित होते हैं कैसे भी सत्ता आ जाए, एक बार झूठ सच बोल के सत्ता ले लो। खैर, और वो असम जो राजीव जी ने शांत किया, आज असम के आप हालात देख लो, कोई भाई बहन होंगे वहाँ पर अपने। त्रिपुरा भी वही हालात हो गए। त्रिपुरा में कुछ मस्जिदों को जलाने से जिनका कोई वजूद नहीं था, वो आज सत्ता में एक तरफा बैठे हैं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? जिस त्रिपुरा ने कभी सांप्रदायिकता की शक्ल नहीं देखी, वहाँ कुछ दिनों पहले कुछ मस्जिदों को जलाया गया, झंडे बुलंद किए गए, और हालात आज जैसे हैं आप देख रहे हो। अभी भी वही चल रहा है। सनी भाई इंचार्ज है वहाँ पर। और फिर श्रीलंका की यहाँ बात आती है, शांति सेना भेजी, क्योंकि वो हमें भी रिफ्लेक्शन उसका तमिलनाडु पर आ रहा था। और एक बहुत दिनों, मतलब कुछ दिनों पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी, आप लोग भी पढ़ना। ये इस पर थी बीबीसी पर। आज ट्विटर पे आता है ना बीबीसी, कौन फॉलो करते हैं कोई बीबीसी को? करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा, एक उसका हेडिंग था, जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट दी उसी को मारा, मतलब उसी की हत्या की। फिर तो देखा तो जो प्रभाकरण था, प्रभाकरण से बातचीत के लिए दिल्ली उनको बुलाया गया, तो वो आने को पहले तो तैयार बिल्कुल भी हुआ नहीं। जो अभी हमारा एविएशन मिनिस्टर है ना, सोडी, हरदीप सोडी, ये अफसर थे, तो इन्होंने प्रभाकरण को वो दिल्ली लेकर आए और उनको ठहराया। उनको एक बार तो प्रभाकरण को लगता था कि हमें पकड़ के यहीं बंद कर देंगे ये, पर फिर भी वो एक कॉन्फिडेंस होता है किसी का किसी पर, तो उसको लगता था कि कांग्रेसी इतने झूठे तो नहीं हैं। और राजीव गांधी से मिलने प्रभाकरण गए घर में, और मिलकर जब प्रभाकरण जाने लगे तो राजीव जी ने उनको रोका और कहा, आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट है आपके पास? उसने कहा नहीं। राजीव गांधी जी, राहुल जी बच्चे थे उस वक्त, राहुल जी को कहा, मेरी जैकेट लाकर इनको दो। जिसको जैकेट दी, जिसके लिए उनको चिंता थी, उसी ने आखिरकार उनकी हत्या भी की। पर कहां से इतना साहस लाते हैं? कहां से इतना साहस लाते हैं? वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है।
वो सत्य की विचारधारा है जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि कल मैंने कहा था, ये विचारधारा पढ़ने के लिए स्लाइड्स में नहीं है, हमारे लोगों ने इसको जिया है। और जीने से ज़्यादा जिस रास्ते पर उनकी माता ने चलकर इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसी रास्ते पर राजीव जी ने अपनी कुर्बानी दी। उसी रास्ते पर इस देश को एक रखने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उस समय, उन्होंने एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा को कम कर दिया, उनकी सुरक्षा को कम कर दिया। उनको पता था कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर फिर भी वो कभी रुके नहीं। और आज फिर भी हमें एक चिंता जरूर सताती है कि आज फिर से इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की सुरक्षा जो एसपीजी थी, वो उसको हटा दिया। आपको पता है शायद इस बात का, लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हुआ है। खैर, परमात्मा सब रक्षा करता है और उनकी लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। तो ये राजीव गांधी थे जो जिनका सपना था, जिनकी आंखों में सपने थे, और वो इस देश के लिए उन्होंने जिस राह पर महात्मा गांधी ने, जिस राह पर इंदिरा गांधी ने, और उसी राह पर खुद की उन्होंने बलिदान इस देश के लिए दिया। एक वीडियो है, हम उनका वीडियो देखते हैं कि कैसे राजीव जी दिखते थे। मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातवाद ना हो, भाषावाद ना हो, प्रांतवाद ना हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को। शायद सबसे ज़रूरी एक मनुष्य का मूल उसके मनुष्यता पर नापा जाए, उसके जन्म पर नहीं, उसके जात या धर्म या भाषा या प्रांत, उससे नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा मेरा एक सपना है कि भारत दोबारा मानवता की सभ्यता में आगे निकले, दुनिया को विचारधाराएं दे और मानवता को एक शक्ति दे पाए। हम ये कर पाएंगे, भारत को इस रास्ते पर चला पाएंगे, तो पूरी दुनिया में एक नई रोशनी आ पाएगी। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. हमें नीचे पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करना। हमें खाली बर्तन लेके दूसरों के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमारे अपने किसान भाइयों और बहनों ने भारत का गौरव बचा के रखा। तरक्की लानी है, विकास लाना है, और ये करने के लिए तरीका एक ही है, हम किसानों को नई तरकीबें सिखाएं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा लोकतंत्र है, इसे हमें बचाना है, मजबूत करना है। हम एक होकर मंजिलें चाहें, भारत को महान बनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद।
ये राजीव रतन गांधी, और एक अधूरी उड़ान हमें सौंपकर वो चले गए। और उसके बाद 1991 में हमारी सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने हमारे पीवी नरसिम्हा राव। और उनका जो सपना, जो राजीव जी के जो सबसे बड़े सपने थे दो, पहला पंचायतों को हक देने का। तो जब हमारी सरकार बनती है तो जो संविधान का 74 अमेंडमेंट होता है, जिसमें पंचायतों को हक दिया जाता है, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको हक दिया जाता है। और जो आज का पंचायत का हमारा स्वरूप जो हमें दिखता है, 3 टायर सिस्टम, सरपंच होंगे, फिर बीडीसी, जो ब्लॉक समिति, ज़िला परिषद है, वो सिस्टम इस अमेंडमेंट के बाद आया। उसके बाद जो महिलाओं को 50% का पंचायतों में रिजर्वेशन मिलता है, लोकल बॉडीज़ में मिलता है, वो रिजर्वेशन आया। और इस तरह की बहुत सारे बदलाव, ग्राम सभा और ये सब 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायतों का आया। जो राजीव जी का सपना था वो पूरा हुआ इसमें। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा काम इस दौरान हुआ, वो उस समय के हमारे वित्त मंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ, और वो था आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण राजीव जी के समय में वो शुरू करना चाहते थे और उस समय हमने शुरू किया। और जब आर्थिक उदारीकरण आया तो उससे देश में पैसे का और जो नव धनाढ्य वर्ग है उसका उदय होता है, जो नए पैसे वाले लोग बनते हैं। नेक्स्ट चलो ना, यहाँ क्यों रुके। और उसके बाद लंबे समय तक फिर से हमारी सरकार नहीं रहती है, लगभग कितने साल, 96 से 7-8 साल तक देश में अलग अलग सरकारें, अलग अलग प्रधानमंत्री बने। कई ऐसे बन गए जिनको आवाज़ हम याद भी नहीं करते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या है, बहुत सारे लोग। और उसके बाद इसी दौरान जब कांग्रेस के हालातों पर भी हमको ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। 98 आते आते, 96-7 आते आते कांग्रेस इतनी कमज़ोर लगने लग गई थी कि हमारी कुछ ही राज्यों में सरकार, 1-2 में बची थी और बाकी हम कहीं भी नहीं थे। बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस की थी या यूथ कांग्रेस की थी? यूथ कांग्रेस। IYC की जनरल सेक्रेटरी थी। उसके बाद वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी। जब वो मेंबर पार्लियामेंट बन गई तो राजीव गांधी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया यूथ कांग्रेस का, बंगाल का। खैर, तो ममता बनर्जी, शरद पवार, PA संगमा, तारिक अनवर, बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर जाने लगे और लोगों को लगा कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी जैसी ही बन जाएगी। आज भी कई लोग सोचते हैं यार कांग्रेस आज कमज़ोर दिख रही है, जा रहे हैं। तो ये हर दौर में होता है। इंदिरा जी के वक्त में भी जब इंदिरा जी जेल गई या इंदिरा जी कमज़ोर हो गई तो बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे। फिल्टर भी हो रहा है। खैर, तो उस दौर में जो सोनिया गांधी जी कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, और आप सब ने, हमने देखा कि 91 में राजीव जी के जाने के बाद वो कभी भी सार्वजनिक जगह में ऐसे नहीं दिखी थी। पर देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। और उनके नेतृत्व में 2004 में जब बहुत बड़ा कैंपेन, जो बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन, खैर इस दुनिया में नहीं है आज, उनके नेतृत्व में चला। और उस कैंपेन का नाम क्या था? इंडिया शाइनिंग। बहुत बड़ा कि ये हो रहा है क्योंकि आर्थिक उदारीकरण जो सरदार मनमोहन सिंह लाए थे, उससे देश में पैसे का फ्लो इतना हो रहा था कि लोगों को लग रहा था वाकई हम उड़ रहे हैं और हम चमक रहे हैं। पर उसके साथ साथ उसकी काली छाया भी चलती है। उन सब माहौलों के दौरान जब 2004 में चुनाव होता है, आम चुनाव, उसमें UPA की सरकार बनती है।
यूपीए की सरकार बनती है और सबने कहा कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पर उन्होंने इनकार किया। और इस देश में एक अल्पसंख्यक सिख, क्योंकि जब समुदायों की बात करते हो राजनीति में, आज तो चल ही वही रहा है, पर एक अल्पसंख्यक सिख जो कि वो आर्थिक उदारीकरण का जनक था, उसको इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया और खुद यूपीए की चेयरपर्सन वो बनी। हम तो गाँव से निकल कर आते हैं, यहाँ तो पता नहीं, हमारे राजस्थान में तो पंच जो होता है सबसे छोटी कड़ी पंचायत राज की, उसके चुनाव में भी इतने झगड़े होते हैं, किसी की हत्या तक होती है पंच के लिए। वो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने एक तरफ कर दिया, त्याग। और फिर जब हमारी सरकार बनती है तो हम भारत सबके लिए हो ऐसी हम योजनाएं बनाते हैं। और 2004 से 2014 तक हमारी सरकार रहती है। और उस समय देश के परिस्थितियां क्या थी? आर्थिक उदारीकरण से संपत्ति बढ़ती है, पर संपत्ति के साथ विषमता भी बढ़ती है। एक तरफ अमीर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग गरीब भी थे, तो विषमता बढ़ रही थी। राष्ट्रीयकरण से राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ती है, मध्यम वर्ग अपने सपनों का निर्माण करता है, और बढ़ती असमानता और तकनीकी की पहुंच। तो जो चीज़ें थी, पर वो साथ साथ लोगों को सर्कुलेट भी हो रही थी कि ये हालात हैं, ये हालात हैं, ये हालात हैं। उन हालातों में ज़रूरत क्या थी? यूपीए ने सामाजिक संतुलन और सभी के हक के लिए काम करना शुरू किया और एक अधिकार आधारित विकास का खाका खींचा। स्कीम्स नहीं बनाई, अधिकार बनाकर लोगों को हक दिया, काम का अधिकार दिया। मनरेगा आज अगर हिंदुस्तान, ये उस ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी गए थे बाहर और उन्होंने भाषण दिया यूएन में, ये पढ़ा आप इंटरनेट पे, पढ़ उसको देख लेना। वो भाषण में कहते हैं, जबकि वो विपक्ष में थे, हिंदुस्तान में दुनिया की इकलौती ऐसी योजना चल रही है जो लोगों को गरीबी से तेजी से बाहर निकाल रही है। और वो क्या थी? मनरेगा, जिसको सबसे ज़्यादा गाली देते थे, जिसको हम में से भी बहुत सारे लोग गाली देते हैं, यार ये क्या है, ऐसे ही पैसे गरीबों को दे दिए, बांट दिए, खड्डे खोदते हैं, कुछ काम नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। पर उस मनरेगा ने इस देश का सामाजिक ढांचा बचाया, बनाया। यहाँ तो पता नहीं, राजस्थान में मैं जिला परिषद मेंबर भी रहा 2010 से 2015 तक, तो मैं गांव में रोज जाता था। पहली बार जनप्रतिनिधि बनता है, उसको बड़ा वो चाव भी रहता है जाने का लोगों में। मैं रोज जाता था। राजस्थान में ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है कि ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये एससी है, ये राजपूत है, बहुत ज़्यादा गांव में, सब जगह। पर जब मनरेगा की साइट आप जाकर देखोगे, वहाँ एक दलित महिला सर पर पानी का मटका लाती है और सौरे चाहे किसी जाति के वो बैठकर पीते हैं। होता है नहीं होता है? किसी जाति के होंगे, किसी धर्म के होंगे, एक जगह बैठकर खाना खाएंगे। समाज में प्यार प्रेम बढ़ता है, पैसे का फ्लो आता है गाँव में। जब मनरेगा में कितना पैसा आया? यहाँ कोई सरपंच है? कोई सरपंच है यहाँ पर? आप हो। आपकी पंचायत में एक साल में कितना पैसा आता है मनरेगा का? 1.5 करोड़ की। बैठो। वो तो करेंगे ही, पर मनरेगा ने क्या लोगों के जीवन में परिवर्तन किया? ये मेरा भाई सरपंच बैठा है, ये कह रहा है एक पंचायत में एक साल में 1.5 करोड़ रुपया आता है। एक साल में 1.5 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में। उसमें मटेरियल का कितना? 40%, 40-60 का रेशियो होता है। तो मटेरियल का पैसा निकाल दो तो लोगों को दी जाने वाली जो पैसा है मजदूरी, उसका कितना बचा? मटेरियल छोड़ के 1.5 करोड़ आया। तो अब आप अंदाजा लगा लो, अगर एक गांव में
मेरे गांव में एक साल में 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है, तो वो कहाँ लगेगा? गांव में और परिवारों में। तो उससे विभूति आती है परिवारों में, उनकी समृद्धि बढ़ती है। तो मनरेगा ने बहुत सारे काम किए और वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सोच और क्रियान्विति थी। झारखंड आदिवासी भाई बहनों का प्रदेश है, ज़्यादातर इलाकों में आदिवासी लोग हैं। जंगल का अधिकार, लड़ाई थी, FRA कानून बनाकर हक ज़मीनों का दिया गया। इवन भूमि अधिग्रहण कानून में भी उन चीज़ों को जोड़ा गया क्योंकि ख़ासतौर पर जंगल में, क्योंकि उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर माइनिंग का बड़ा हब है, तो लोग हर कोई वहाँ पर अपना हक जताने आते हैं, पर उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा दी जाए उसके ऊपर काम किया गया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो NRHM, आज भी जितनी एम्बुलेंस और ये दिखती हैं आपको ये NRHM की, और जितना ये आशा वर्कर और ये सारा कुछ एक बड़ा सेटअप हज़ारों करोड़ रुपए लगाकर गांव की स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया गया। रेहड़ी पटरी कानून, इस कानून के बारे में किसी को पता है? रेहड़ी पटरी कानून ये एक बहुत और क्या कानून, कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इस देश में कहीं भी अपनी आजीविका कमाकर जी सकता है। मान लो मैं एक साधारण किसान या एक बहुत ही अति साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, पर मेरे घर में एक आम का पेड़ है, एक ही। अगर 100 होते तो बगीचा लगाकर मैं वैसे बेच देता, पर एक आम का पेड़ है तो उसकी जो आवक आएगी, फसल आएगी, मैं कहीं भी चद्दर लगा के बैठूंगा और मैं बेचूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है अपनी आजीविका कमाने से। ये कानून, इस देश के गरीब को ये हक कांग्रेस पार्टी ने और हमारी यूपीए की सरकार ने दिया। और भी इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। भूमि अधिग्रहण कानून जिस पर कल हमने चर्चा की, ऐसा कानून बना कि 70% लोगों की जब तक सहमति नहीं होगी आपकी ज़मीन कोई ले नहीं सकता, और जब ज़मीन भी लेगा तो जो मालिक है ज़मीन का उसको तो मुआवजा मिलेगा ही, पर उससे भी एक कदम आगे बढ़कर, बैठ जाओ भाई, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस ज़मीन पर जो काम करने वाला मजदूर है उस मजदूर को भी मुआवजा मिलेगा। ऐसा कानून राहुल गांधी जी ने और हमने बनाया। राजीव आवास योजना, अत्याचार निषेध, सुशासन आधार, सूचना का अधिकार, लोकपाल, विसल ब्रोअर कानून, महिलाओं की सुरक्षा, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना, परमाणु समझौता हुआ था ना, CTBT, और उस पर मत विभाजन भी हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया था। और उसके बारे में जब चर्चा चली तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा, अगर देश के विकास के नाम पर या देश के विकास के लिए मुझे समझौता करना, मतलब लोगों से समझौता करना पड़े कि मैं ना पीछे हट जाऊं, तो मैं मंजूर नहीं। अगर मेरी सरकार गिरती है तो गिरने दो, हमें ये परमाणु करार करना ही होगा इस देश के लिए। और किया हमने। मत विभाजन हुआ जिसमें दोबारा यूपीए की गवर्नमेंट बनती है। और किसान ऋण माफी, 1 साल से किसान बैठे रहे, 700 लोग मारे गए, पर आखिरकार चुनाव नज़दीक आए तो ही सुनवाई की गई, वो भी ये कहकर कि हम इनको समझा नहीं पाए। और हमने क्या किया, किसानों की एक मांग आई और 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा इस देश का माफ कर दिया। कोई किसान होगा, 1 लाख कर्जा है, 5 लाख कर्जा है, सहकारी बैंकों का है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का है,
एक झटके में उसका कर्जा हमने माफ किया। नेक्स्ट। तो एक ये लंबी यात्रा हम चले, आज भी हम लगभग 2-2.5 घंटे चल गए शायद, पर हमने कहां से शुरू की थी इस यात्रा को? 1885 से, और कहां तक आए हम? 2014 तक। तो एक लंबी जो यात्रा की, लगभग 140 साल की, हमने क्या हासिल किया? क्या किया हमने इन 140 सालों में? बताए कोई नाम बताओ कि हमने ये किया। सेल, भेल, रेल सब कुछ हम लेकर आए, और सुई से बोलो, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण। तो एक हमने क्या इस यात्रा में हासिल किया? इस यात्रा में हमने हासिल किया, इस यात्रा में हमने हासिल की आजादी। इस यात्रा में हमने हासिल किया संविधान। इस यात्रा में हमने हासिल किया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसमें आज सब कुछ है, सब कुछ है, ये हमने देखा। इस यात्रा में हासिल किया कि हिंदू, मुसलमान, आदमी, औरत, किन्नर, दलित, आदिवासी, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर, गरीब, सब मिलकर एक रास्ते पर चलेंगे। ये इस लंबी यात्रा में हमने हासिल किया, इस देश ने, भारत ने हासिल किया। पर आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है 2014 के बाद? स्वच्छ भारत, योगा, नोटबंदी, नोट बदलना, 3 तलाक, 370, सीए, एनआरसी, ये हो रहा है। इन सब की भारत को जरूरत है क्या? भारत को जरूरत है क्या इनकी? किसको जरूरत है? मोदी जी को और आरएसएस को। आरएसएस को हमने 140 साल में वो काम किया जो इस देश की को और इस देश के लोगों की जरूरत है। आज वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। आज वो सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। और उससे आगे आज 2014 के बाद 1914 जैसा लग रहा है। 1914 में देश के क्या हालात थे? जब गांधी भारत में आए तो देश के क्या हालात थे? भय। हर तरफ किसका माहौल था? भय का माहौल था। और आज हम वापस भय के दौर में आ गए हैं। और भय किस चीज का है? बोलने का भय। अगर बोलेंगे तो हम क्या हैं? सवाल पूछने वाला क्या है? देशद्रोही। कुचले जाने का भय। अगर कहीं जा रहे हो तो वापस आओगे या नहीं आओगे कोई पता नहीं है। अगर गाय लेकर जा रहे हो तो कौन आपको गौ रक्षा के नाम पर मार देगा, आपको कुछ पता नहीं है। ट्रेन में अगर दाढ़ी है और टोपी है तो कौन आपको कहने लगेगा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और फिर कौन आपको फेंक देगा, आपको पता नहीं है। इस देश के हालात आज हैं, ये हैं हालात। और सबसे बड़ा भय है एक दूसरे का भय। समाज में हर तरफ भय और अराजकता के हालात हैं या नहीं है? बहुत ज्यादा है। पर जब 1914 में ये हालात थे, महात्मा गांधी ने क्या कहा? डरो मत। और आज अगर ये हालात हैं तो हमारे नेता
राहुल गांधी क्या कहते हैं? आंखें दिखाकर बात करो ये, पर डरो मत। तो क्या 5 राज्यों में सरकार नहीं बनने से या कुछ नेताओं के छोड़कर चले जाने से हम डर सकते हैं क्या? आज जब वो कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो हम डर सकते हैं क्या? हमको जोर से ये कहना चाहिए कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर, अपना खून देकर आजादी हासिल की, और आज फिर जो दूसरे अंग्रेज आ गए उनके खिलाफ लड़कर हम इस देश को बचाएंगे। तो ये कांग्रेस की कहानी और भारत की कहानी हमने थोड़ी चर्चा और उसको आउटलाइन देने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश है, अपने आप पर ये गर्व करते हुए कि हमारी विरासत क्या है, हम कौन लोग हैं, हम कहां से आते हैं, और फिर अगर कि जब कोई किसी से बात करो तो आंख से आंख मिलाकर जरूर पूछना कि भाई हमने तो 70 साल में किया है, 140 साल में जो किया, पर तू जो हमारे सामने खड़ा है वो भी हमारी ही देन है। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये भावना हमारे दिल में रखें, और जरूर जो भी पूछे उसको 70 नहीं 140 साल का जवाब देना है। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद सर। अभी खाना से पहले हमारे बीच में पिछले कमेटी में और लगातार युवा कांग्रेस में NSY के समय से संघर्ष करते हुए पूर्व के महासचिव भाई पारितोष सिंह जी का हम सब जोरदार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से उन्हें शॉल और मेमेंटो देके सम्मानित किया जाए।